नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस, गृह विज्ञान और ये चैप्टर 13 और ये क्लास 11th के लिए है और ये न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है और इम्पोर्टेंट नोट्स भी आप इसे कह सकते हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है वस्त्रों की देखभाल मतलब कपड़ों का देखभाल और आप रख-रखाव इसे कैसे करेंगे, इसी चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है और ये एग्ज़ाम में भी इससे जुड़े प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसलिए आपको इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है और सबसे अच्छी बात ये है कि क्लास 11th के होम साइंस का ये सबसे लास्ट चैप्टर है। सारे चैप्टर्स के वीडियो आ चुके हैं। यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेके 13 तक के सभी चैप्टरों को देख सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है वस्त्रों की मरम्मत से आप क्या समझते हैं? मतलब कपड़ों की मरम्मत से आप क्या समझते हैं? तो वस्त्रों को इस्तेमाल करते समय यदि वह कट या फट जाता है, किसी प्रकार से देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको दिखाया गया है, वस्त्र जो होते हैं जब अगर अचानक से कहीं कट-फट जाते हैं, उनको नुकसान से बचाने के लिए मरम्मत किया जाता है और मरम्मत को ही हम मेंडिंग कहते हैं। तो मेंडिंग की ज़रूरत होती है किसी भी कपड़े के अंदर। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बता दें कटे-फटे अथवा छेद वाले वस्त्रों को सिलकर या उन्हें रफ़ू करवाकर उनकी मरम्मत की जाती है। देखिए ये सब रफ़्फू करने का ही तरीका है यदि कपड़ा कहीं से फट जाए, कट जाए या किसी कारण से वो डैमेज हो जाए तो हम इन सब चीज़ों के माध्यम से उन कपड़ों को सही कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धुलाई के बारे में। देखिए कपड़ों में से मैल और दाग को हटाने के लिए धोने तथा सिलवट रहित दिखाई देने के लिए इस्त्री करने की प्रक्रिया ही धुलाई कहलाता है। जब कपड़े हम 2 या 3 दिन पहन लेते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं और गंदे कपड़े तो हम लगातार पहन नहीं सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन कपड़ों की धुलाई करते हैं अर्थात इनके अंदर जमे हुए गंदगी को बाहर निकालते हैं और जब कपड़ा धुलता है तो हो सकता है कि उसमें निचोड़ने वगैरह के कारण सिलवटें आ जाएँ तो हम फिर इस्त्री अर्थात आयरन के माध्यम से उसको वापस सही कर लेते हैं, पहनने योग्य बना लेते हैं। प्रक्रिया के चरण के बारे में जान लेते हैं कि धुलाई जो होता है, कपड़े का जो हम धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं? किन-किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जब हम कपड़ों की धुलाई करते हैं? तो दाग धब्बे हटाना जो है, ये भी एक धुलाई की प्रक्रिया है। जब भी कोई कपड़े में दाग या धब्बे लग जाते हैं, तो उसे हटाने की प्रक्रिया धुलाई के अंदर ही आता है। धुलाई के लिए कपड़ों को तैयार करना होता है। जैसे अब कोई कपड़ा अचानक से साफ नहीं किया जा सकता, उसे पहले डिटर्जेंट या साबुन के माध्यम से थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है ताकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जो गंदगी है कपड़ों के अंदर, वो ढीला पड़ जाए। धुलाई द्वारा कपड़ों से गंदगी हटाना भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से धुलाई के कार्य किए जाते हैं। देखने के लिए कपड़ों में अक्सर व्हाइट कपड़ों में नील वगैरह लगाना या स्टार्च लगाना, ये सब भी धुलाई की प्रक्रियाओं के अंदर ही आता है। आकर्षक रूप देने के लिए मतलब कपड़ों को और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए उसपे इस्त्री करना आवश्यक होता है क्योंकि अगर आयरन हो जाए किसी कपड़ों पे, तो वो नए की तरह दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं यहाँ पे, ये सब धुलाई प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लेते हैं दाग धब्बे हटाना क्या है? तो देखिए दाग धब्बे ऐसे अवांछित चिन्ह होते हैं मतलब साइन होते हैं कपड़ों के अंदर या फिर कोई प्रकार का रंग होता है जो कपड़ों की सतह पर लगकर उसे गंदा करके गंदा दिखने लगता है। आप सभी को पता है यदि आप कभी चाय, कॉफ़ी खाना या कुछ भी खा रहे हो और वो आपके कपड़ों पे गलती से भी गिर जाए, तो वो एक ऐसा धब्बा छोड़ देता है जो कपड़ों के स्वभाव को गलत बना देता है मतलब देखने में वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये दाग धब्बे हो गया और इन्हें अलग-अलग प्रकार से हटाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे भी होते हैं। तो हम अब पहले आपको ये बता दें कि दाग धब्बे होते कैसे हैं? किस-किस प्रकार के दाग धब्बे होते हैं? तो पहला दाग धब्बे में हम वानस्पतिक दाग के बारे में बात कर लेते हैं जो चाय, कॉफ़ी, कोक, फल, सब्जी इत्यादि के धब्बे होते हैं। वानस्पतिक धब्बे कहलाते हैं जो चाय, कॉफ़ी, कोक, फल, सब्जी इत्यादियों से प्राप्त होते हैं मतलब कपड़ों पे लग जाते हैं। दूसरा है प्राणिज दाग। इसमें खून, अंडे, मांस तथा दूध आदि है जो प्राणी के अवशेष के माध्यम से लगते हैं कपड़ों के ऊपर, उसे हम प्राणिज दाग कहते हैं। इसको दूर करने के लिए ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, ठंडे पानी क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अंदर यदि गर्म पानी से दाग को छुड़ाया जाए या खत्म किया जाए तो वो और पक्का हो जाता है। इसलिए इसमें हम ठंडे पानी का उपयोग करके प्राणिज दाग को समाप्त करते हैं। तीसरा है चिकनाई युक्त दाग। इस श्रेणी में घी, मक्खन, रेशेदार सब्जी आदि के धब्बे होते हैं जो कपड़ों पे लग जाते हैं। इन्हें हम चिकनाई युक्त दाग कहते हैं।
शुद्ध दाग के बारे में बात कर लेते हैं। इस धब्बों में स्याही, जंग, दवाइयाँ, कोल तार आदि धब्बे आते हैं जिसे हम खनिज युक्त दाग के नाम से जानते हैं। अगला है रंग के धब्बे। ये धब्बे अम्ल अथवा क्षार युक्त होते हैं, इसलिए इनको खत्म करने के लिए, कपड़ों से हटाने के लिए या उतारने के लिए इनकी प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है कि ये किस प्रकार के दाग हैं, ताकि उसे आसानी से कपड़ों से निकाला जा सके। तो ये कुछ दागों के प्रकार हैं जो वीवीआई रहेगा, इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वनस्पतिक दाग, प्राणिज दाग, चिकनाई युक्त दाग, खनिज युक्त दाग और रंग के धब्बे। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है दाग धब्बे हटाने की तकनीकें। तो देखिए, दाग धब्बे हटाने की तकनीक में सबसे पहला आता है खुरचने। खुरचने द्वारा उन धब्बों को हटाया जाता है जो कपड़ों की सतह पर जम जाते हैं, उन्हें आप खरोच के हटा सकते हैं। दूसरा होता है डुबोना। इसमें कपड़ों की दाग धब्बे वाले हिस्से को पकड़कर प्रकृति के अनुरूप लिए गए अभिकर्मक में डुबाया जाता है, मतलब जो भी चीजें आपने साफ करने के लिए है कपड़ों को, उसमें डाल के उसको उसी हिस्से को पानी में डुबाया जाता है, फिर उसे रगड़ा जाता है और रगड़ने के बाद वो दाग खत्म हो जाते हैं। अब अगला है स्पंज से साफ करना। इसमें कपड़े के दाग धब्बे वाले भाग को एक समतल जगह पर ब्लोटिंग पेपर के ऊपर फैलाकर रख दिया जाता है। फिर दाग धब्बे वाले भाग को स्पंज की सहायता से अभिकर्मक लगाया जाता है। कोई भी बाहरी चीज की मदद से उस पे अभिकर्मक लगा के उसको हल्का रब किया जाता है, जिससे वो साफ हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रॉपर विधि। दाग धब्बे हटाने के लिए इस विधि में दाग धब्बे लगे कपड़ों को एक कटोरे पर फैला दिया जाता है। उस दाग धब्बे पर ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके अभिकर्मक डाला जाता है। एक ड्रॉप ले लिया जाता है और उसे बूंद बूंद करके जहाँ पे दाग धब्बे लगे होते हैं वहां पे बूंदों को गिराया जाता है और फिर उसे धो दिया जाता है। तो ये ड्रॉपर विधि के बारे में था। ये कुछ तरीके हैं दाग धब्बे हटाने के बारे में। दाग धब्बे हटाने के साधन और अभिकर्मक। तो देखिए, पहला पॉइंट जो है वो हमारा है ग्रिज चिकनाई सॉल्वेंट घोल। इसके माध्यम से हम टारपीन, मिट्टी का तेल और कुछ प्रमुख ग्रीस चिकनाई सॉल्वेंट घोल है जिसके माध्यम से कपड़ों के ऊपर लगे दाग धब्बों को हटाया जा सकता है। इसमें पेट्रोल वगैरह भी आता है जिसके माध्यम से ये दाग धब्बे हटाए जाते हैं। दूसरा है ग्रिज चिकनाई अवशोषक, मतलब कुम्हार की मिट्टी, फूलर, स्टार्च, फैंट, चॉक इत्यादि प्रमुख ग्रीस चिकनाई अवशोषक है जिसके माध्यम से कपड़ों पर रगड़ कर उन दाग धब्बों को अवशोषित किया जाता है। अवशोषक है, अवशोषक मतलब कि वो दाग धब्बों को अपने अंदर खींच लेता है। तीसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पायसी कारक। इसमें साबुन और डिटर्जेंट सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख पायसी कारक पदार्थ है, क्योंकि ये हर घर में होता है। ये पायसी कारक पदार्थ हर घर में उपयोग होता है किसी भी प्रकार के कपड़ों को धोने में, किसी भी प्रकार के दाग धब्बों को हटाने में। ये वीवीआई भी रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा कहता है अम्लीय अभिकर्मक। तो देखिए, एसिटिक एसिड जो होते हैं जिसमें आपको विटामिन सी वगैरह भी जिसमें मौजूद होती है, जिसमें नींबू है, टमाटर है, आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख अम्लीय अभिकर्मक है। कई बार आपने देखा होगा कि कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए नींबू के रस का उपयोग किया जाता है, जिससे वो एसिडिक होता है और वो उस दाग धब्बे को खत्म कर देता है। नेक्स्ट है क्षारीय अभिकर्मक, जिसमें अमोनिया, बोरेक्स, बेकिंग सोडा प्रमुख क्षारीय अभिकर्मक में आते हैं और इनके माध्यम से जो बड़े-बड़े कपड़े साफ करने वाले जो कंपनियां हैं, वो इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं ताकि कपड़ों को आसानी से मशीन में साफ किया जा सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है विरंजक अभिकर्मक। देखिए, विरंजक अभिकर्मक भी दो प्रकार के होते हैं, इन्हें भी जानना जरूरी है। पहला तो है ऑक्सीकारी विरंजक। इसमें क्या होता है, जो भी ऑक्सीकरण के कारण धब्बा मिट जाता है उसे ही हम ऑक्सीकारी विरंजक कहते हैं। ऑक्सीकारी विरंजक में ऑक्सीकरण के माध्यम से धब्बों को हटाया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य के प्रकाश है और सोडियम हाइक्लोराइड है, इसके माध्यम से यदि कपड़ों के दाग धब्बों को हटाया जाए तो इसे ऑक्सीकारी विरंजक कहते हैं। दूसरा है अपचयनकारी विरंजक। ये अभिकर्मक क्या करते हैं कि धब्बों में से ऑक्सीजन को ही हटाकर उस धब्बे को रंगहीन कर देते हैं, मतलब कलरलेस कर देते हैं, उनका कोई कलर ही नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट है और सोडियम बाइसल्फाइड है। ये सब क्या करते हैं कि दाग धब्बों के अंदर से ऑक्सीजन को खत्म करके उसे रंगहीन कर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है गंदगी हटाना और सफाई की प्रक्रिया। किसी भी कपड़ों के अंदर से गंदगी हटाने की प्रक्रिया और सफाई की प्रक्रिया। तो पहले नंबर पर जो आता है वो आता है साबुन, क्योंकि हर घर में साबुन के उपयोग से भी गंदगी को हटाया जा सकता है। ये तो शरीर के त्वचाओं पर भी उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक तेल या बसा
एवं क्षार से बनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, प्राकृतिक तेल, वसा एवं क्षार से बनाया जाता है साबुन, जो एक प्राकृतिक उत्पाद है तथा यह त्वचा एवं पर्यावरण के लिए कम हानिकारक। ये शरीर के त्वचा के लिए, पर्यावरण के लिए भी कम हानिकारक है। लेकिन वहीं अगर हम डिटर्जेंट की बात कर लें, जो सर्फ वगैरह आते हैं इसकी बात कर लें, तो यह कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये खनिज तेल से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं और ये शरीर के लिए भी हानिकारक है, त्वचा के लिए भी हानिकारक है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। तो ये साबुन और डिटर्जेंट के बारे में था। देखते हैं साबुन तथा डिटर्जेंट की सफाई की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, धुलाई के दौरान, कपड़ों की जब धुलाई होती है इस दौरान ये दोनों अभिकर्मक पानी के पृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं। इससे कपड़े पानी को अधिक सोख लेता है तथा गंदगी और धब्बे वस्त्र की सतह पर अपनी पकड़ को छोड़ देता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम किसी अभिकर्मक या फिर साबुन या फिर डिटर्जेंट के अंदर कपड़े को रखते हैं तो उसकी जो गंदगी होती है ना, उसकी पकड़ कपड़ों पर से कम हो जाती है। इससे कपड़ों के मटमैलेपन को रोका जा सकता है। आजकल साबुन तथा डिटर्जेंट दोनों को पाउडर, प्लेट, बार तथा सरल स्वरूपों में बेचा जाता है और हर घर में उपयोग भी होता है। आजकल के समय में आपको पता है कि हर घर में कपड़े धोने के लिए सर्फ या साबुन का ही उपयोग होता है। अब हम बात कर लेते हैं धुलाई की विधियों के बारे में। तो कई प्रकार के विधियों के माध्यम से कपड़ों की धुलाई की जा सकती है, जैसे रगड़ने के माध्यम से। इस विधि में क्या होता है, वस्त्र के एक भाग को वस्त्र के दूसरे भाग के साथ ही रगड़ कर साफ किया जाता है। मतलब वस्त्र को हम वस्त्र के साथ ही रगड़ना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उसके अंदर जमा हुआ गंदगी जो है वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो रगड़ने की विधि से हो गया। दूसरा है मलना तथा निचोड़ना। इस विधि में कपड़े को साबुन के घोल में हाथों से धीरे-धीरे मला और मसला जाता है, निचोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से कपड़ों की गंदगी निकलना शुरू हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट थे धुलाई की विधियों के बारे में। हम आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है चूसक पंप। देखिए, इस विधि द्वारा ऐसे कपड़े और वस्त्रों को धोया जाता है जिन्हें ब्रश द्वारा रगड़कर नहीं धोया जा सकता, जैसे कि रोएदार तौलिया इत्यादि। कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जिस पे हम ब्रश नहीं चला सकते, अगर ब्रश चलाएंगे तो उससे धागे निकलना शुरू हो जाएंगे, तो इसे हम चूसक पंप कहते हैं, जिसके माध्यम से ऐसे कपड़ों को धोया जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मशीन से धुलाई। तो आजकल तो आपको पता है कि हर घर में ये वॉशिंग मशीन है। वर्तमान समय में लगभग हर महिलाएं कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का उपयोग करती है। इसी को प्राथमिकता भी देती है, क्योंकि महिलाएं आजकल अब इन चूसक पंप, रगड़ के, निचोड़ कर कपड़े धोने से थक चुकी है, इसलिए अब वो हमेशा वॉशिंग मशीन का उपयोग करना पसंद करती है। इसमें आपको पता है, कपड़े डाल दो, डिटर्जेंट डाल दो, चला दो, ऑटोमेटिक सब पानी लेगा, पानी छोड़ेगा, सुखाएगा, सब कुछ ओके हो जाता है। तो यही एक तरीका है, 4 तरीके थे आपको कपड़े धोने के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं परिसज्जा के बारे में। तो परिसज्जा का मतलब होता है सजाना, किसी भी चीज़ को सजाने के बारे में। जो अगर किसी चीज़ को सजाते हैं तो उसे हम परिसज्जा कहते हैं। परिसज्जा का अर्थ होता है सजाना। अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी परिसज्जाएँ हैं जिससे कपड़ों को सजाया जाता है। पहला है नील तथा चमक पैदा करने वाले पदार्थ। देखिए, नील का जो प्रयोग होता है वो सामान्यतः सफेद, सूती एवं लिनन के वस्त्रों पर किया जाता है। जो नील का उपयोग होता है वो सामान्यतः, ज़्यादातर तो आपको पता है कि सफेद कपड़ों के साथ ही किया जाता है। इससे कपड़ों में चमक आती है। ऑप्टिकल फ्लोरेसेंट बाइटमर कपड़ों में पीलेपन और ग्रेस को हटाकर उसे तीव्र उज्ज्वल सफेदी प्रदान करता है। मतलब व्हाइट बना देता है, जो बहुत ज्यादा व्हाइट देखने में अच्छा लगता है, चमकीला होता है। तो ये कपड़ों के सजाने के बारे में है। अगला पॉइंट हमारा कहता है स्टार्च तथा कड़ा करने वाले अभिकर्मक। कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनको टाइट करना जरूरी होता है, जैसे वो सूती कपड़ों में वो अभिकर्मक या फिर स्टार्च वगैरह का उपयोग करके उसे कड़ा बनाया जाता है। कपड़ों को पुनः नए जैसा चमकदार, चिकना तथा कड़ापन लाने के लिए उन पर विभिन्न प्रकार के स्टार्च को कड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे कपड़े फिर से कड़े हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मांड स्टार्च के बारे में। तो देखिए, गेहूं, मैदा, चावल, अरारोट इत्यादि से ये प्राप्त होता है। ज्यादातर अरारोट भी कपड़ों में डाला जाता है। मैंने गांव में कई बार देखा है कि अरारोट को कपड़े में डाल के कपड़ों को कड़ा किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा है बबूल का गोंद और अरेबिक गोंद। तो बबूल के पौधों से प्राप्त गोंद प्राकृतिक होती है, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, जो दानेदार गांठों में उपलब्ध होता है। इससे भी कपड़ों को सब परिसज्जा के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद है जेलेटिन। इसे बनाना और प्रयोग करना काफी आसान है, परंतु घर पर बनी मांड की अपेक्षा यह काफी महंगा होता है। इसलिए लोग इसका कम उपयोग करते हैं और घर पे ही मांड का उपयोग करके बना लेते हैं।
नेक्स्ट है बोरेक्स। वैसे तो बोरेक्स स्टार्च अभिकर्मक नहीं है, किंतु इसे स्टार्च के घोल में थोड़ी सी मात्रा में अगर मिला दिया जाए तो वस्त्रों की कढ़ाई की प्रक्रिया में काफी सुधार आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कई बार गाँव में आपने देखा होगा, यदि आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि चावल बनाने के बाद जो चावल का पानी बच जाता है, इसके माध्यम से भी लोग सूती कपड़ों को कड़ा करने का काम करते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि चावल, अरारोट और गेहूं या मैदा में मांड स्टार्च काफी पाया जाता है, जो कपड़ों को कड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब चावल बन जाता है ना, तो उसके पानी जो बचे होते हैं, उसमें कपड़े को भिगोने से वो कपड़ा कड़ा हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी। इस्त्री करने के बारे में, तो देखिए कपड़ों की धुलाई एवं उसको सूखने के बाद कपड़ों पर झुर्रियां या सिलवटें पड़ जाती है। इन्हें भी दूर करने के लिए हम प्रेस, इस्त्री, आयरन की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं और ये परिसज्जा का एक प्रमुख उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राई क्लीनिंग के बारे में। तो देखिए पानी का उपयोग किए बिना, ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है कि पानी का उपयोग नहीं होता है। पानी का उपयोग किए बिना कपड़ों को गैर जलीय माध्यम से, बिना पानी के माध्यम से साफ करना ही ड्राई क्लीनिंग होता है और ये शहरों में काफी फेमस होता है। शहरों में लोग ड्राई क्लीनिंग ज्यादा करवाते हैं, ड्राई क्लीनिंग के माध्यम से कपड़ों को साफ करते हैं। वस्त्र उत्पादों का भंडारण के बारे में जान लेते हैं। मौसमों के अनुरूप, मौसम के हिसाब से लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं। जैसे ठंडा में मौसम, ठंडी का मौसम हो तो ठंड वाले कपड़े, गर्मी का मौसम हो तो गर्मी वाले कपड़े। तो एक मौसम के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों की आवश्यकता के कारण यह जरूरी हो जाता है कि उन वस्त्रों को अच्छी तरह संभाल कर रखें। जैसे कि अभी आपको पता है कि गर्मी का मौसम खत्म, तो गर्मी के कपड़ों को हम फेंक तो नहीं देंगे, उसे संभाल के रख लेंगे ताकि वो आगे के गर्मी के समय में हम पहन सके। या फिर जब ठंड खत्म होने लगेगी, तो ठंड के कपड़ों को फिर से हम संभाल के रख लेंगे ताकि वो अगले ठंड में हमारे काम आ सके। जिसका उपयोग दूसरे मौसम में किया जाना होगा, मतलब एक मौसम के बाद दूसरे मौसम में इन्हीं कपड़ों का उपयोग किया जाता है। इसीलिए हम वस्त्र उत्पादनों का भंडारण करते हैं और वह लंबे समय तक प्रयोग में लाए जाते हैं या लाए जा सकते हैं, इसलिए हम भंडारण करते हैं। वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं? कौन-कौन से फैक्टर हैं जो वस्त्रों की देखभाल करने में दिक्कतें उत्पन्न करती है? तो पहला है धागों की संरचना। धागों की संरचना अर्थात धागों की किस्म, किस प्रकार का धागा है, उस किस प्रकार से मोड़ दिए गए हैं, वस्त्रों के रख-रखाव को प्रभावित करते हैं। कई बार गलत तरीके से कपड़े के मोड़ने के कारण भी कपड़े खराब हो जाते हैं। जैसे कि अधिक मुड़े हुए धागे सिकुड़ जाएँगे अथवा नए तथा जटिल धागे उलझकर खुल सकते हैं। इसलिए धागों की संरचना भी वस्त्रों के देखभाल के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दूसरा है वस्त्र निर्माण। तो वस्त्र निर्माण की विधि का वस्त्र के रख-रखाव के साथ गहरा संबंध है। किस प्रकार से कपड़े का निर्माण किया गया है, जैसे कि सादा महीन बुने हुए वस्त्रों का रख-रखाव करना आसान होता है, जबकि फैंसी बुनाइयाँ, जिसमें हम साटिन, पाइल इत्यादि का बात करते हैं, इन धुलाई के दौरान उलझ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा ज़्यादा काम-काज जिस कपड़े पे होता है, ज़्यादा जरी वगैरह का जो काम होता है, उसे धुलने में दिक्कत होता है, क्योंकि धुलने की प्रक्रिया में निचोड़ना, रगड़ना, निचोड़ना इत्यादि आता है। तो ऐसे में कपड़ों के ऊपर लगे हुए काम वाले जो जरी वगैरह होते हैं, उनका निकलना या फिर आपस में उलझना आम बात हो जाता है। इसलिए वस्त्र निर्माण के समय इन बातों का खास ध्यान देना चाहिए कि इन कपड़ों को कैसे सफाई किया जाएगा। अगला पॉइंट कहता है रंग तथा अंतिम रूप। वस्त्रों के रंग भी उसकी देखभाल को प्रभावित करते हैं। जैसे कि रंगे हुए तथा प्रिंटेड वस्त्रों की धुलाई के दौरान रंग निकल सकता है। कई बार आपने भी देखा होगा कोई कपड़ा ऐसा होता है जब आप धुलने जाओगे तो उसे रंग निकलना शुरू हो जाता है। तो उनके रंग को दाग अन्य वस्त्रों पर भी लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक ही साथ हम कई सारे कपड़ों को धोते हैं। ऐसे में अगर किसी कपड़े का रंग निकल रहा है तो वो दूसरे कपड़ों को भी रंगीन कर देगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आप पहले परीक्षण कर लें, पहले जाँच कर लें कि कहीं किसी कपड़े का रंग तो नहीं निकल रहा है और फिर उसकी उचित देखभाल करना भी आवश्यक है। यदि किसी कपड़े का रंग निकल रहा है तो आप उसे अकेला साफ करेंगे। अब वस्त्रों की देखभाल के लिए लेबल, देखिए वस्त्र पर लगा लेबल एक अस्थायी टैग होता है जो आपको इंडिकेट करता है, आपको बताता है कि आपको कैसे कपड़ों की देखभाल करना है। उदाहरण के लिए मैं बता दूँ, ठंडे जल का प्रयोग करें तथा मशीन का तापमान ठंडे पर सेट करें। इसका 29 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर आपको शो करेगा। गुनगुने पानी अर्थात गर्म पानी, मशीन के तापमान को हल्के गर्म पे सेट करें तो आपको इस तरह का साइन दिखाई देगा। गर्म पानी का प्रयोग करें या मशीन का तापमान गर्म पर सेट करें तो आपको इस तरह का साइन दिखाई देगा। मशीन में धुलाई की जा सकती है तो कपड़ों के ऊपर इस प्रकार के टैग लगे होंगे। कंबल ड्राई अगर होगा तो इस प्रकार का होगा।
छाया में सुखाएँ तो आपको इस प्रकार का साइन होगा। कई सारे कपड़े होते हैं जिनको अलग-अलग टेम्परेचर, अलग-अलग डिज़ाइन से उनको रख-रखाव करना ज़रूरी है। तो आपको इन साइन को ध्यान देना है कि कौन-सा साइन उस कपड़े के टैग के ऊपर लगा हुआ है, फिर आपको उसी हिसाब से उसको धुलना और सुखाना होता है। जैसे आपने देखा क्लास 11 होम साइंस चैप्टर 13 जिसका नाम था वस्त्रों की देखभाल एवं रख-रखाव। यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है और पूरे बुक भी समाप्त हो गए हैं। ये लास्ट चैप्टर था, सबका प्लेलिस्ट तैयार है, आप वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।